और मैंने आपको डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी में क्या अंतर है इसको मैंने बारीकी से समझा दिया है, ठीक है ना। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। आपके जीवन में कभी भी यह डाउट नहीं बचेगा कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में अंतर क्या है, इसको हम ग्राफ से कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में फुल डिटेल मैंने बता दिया है कल के वीडियो में, ठीक है ना। तो आप जाकर जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है ना। आपके मन से डाउट दूर हो जाएगा कि आखिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हम लोग फार्मूला से पढ़ते थे, अब ग्राफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एक बार जाकर जरूर देखिएगा। तो प्रश्नावली 5.2 का 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको स्किप किया था और मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि इसके लिए मैं आपको स्पेशल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और अच्छे से एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग 9 और 10 को बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। सिंपल एंड सरल भाषा में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है मॉड में x माइनस 1, ठीक है ना। आपका 9 नंबर क्वेश्चन यही है, एफ एक्स बराबर मॉड में x माइनस 1 है और यह बोला है कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है और हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन बोला है कि यह x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, खुद बोला है और हम लोगों को सिद्ध करना है। और इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में क्या अंतर है और उसी वीडियो में मैंने मोड के बारे में भी बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो आइए हम लोग फिर से समझते हैं कि बोला है कि एफ एक्स बराबर मोड में x माइनस 1 है और बोला है कि x बराबर 1 पर यह अवकलित नहीं है। आखिर क्यों नहीं है समझिए। सबसे पहले आप यह क्वाड्रेंट बना लेंगे, उसके बाद देखिए मैंने बताया था कि आप मोड का जब भी ग्राफ खींचिएगा हमेशा भी शेप का ही खींचिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मोड वाले फंक्शन का जब भी ग्राफ बनता है वह भी शेप में ही बनता है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं ऐसे भी शेप का ही बनेगा, ठीक है ना। ऐसे आप कह सकते हैं जब भी ग्राफ बनेगा ऐसे ही भी शेप का बनेगा। अब देखिए मैंने वहीं पर बताया था कि जब भी यह भी शेप का बनता है तो देखिए यह कहाँ पर बन रहा है, यहाँ इस ग्राफ का टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस बिंदु पर दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, देखिए कैसे, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, देख रहे हैं ना। इसी बिंदु पर एक डायरेक्शन इधर हो गया और एक डायरेक्शन इधर हो गया और एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है, ठीक है ना। और मोड x माइनस 1 का ग्राफ मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस 1, यहाँ पर माइनस 2। तो मोड x माइनस 1 का ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले समझिए, जब भी आपको मोड का ग्राफ निकालना होगा तो जो अंदर रहेगा उसको आप 0 के बराबर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी मोड का ग्राफ आपको निकालना है तो इसका सिंपल तरीका है कि जो अंदर रहेगा उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए और 0 के बराबर करके आप x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी x बराबर 1 पर यह टर्निंग करेगा, ठीक है ना। यानी 1 पर ही यह टर्निंग करेगा, यानी 1 पर ही यह मुड़ेगा, ठीक है ना। देख रहे हैं यह ग्राफ इधर से आया और 1 पर ही ऐसे मुड़ गया। तो देखिए जहाँ पर यह भी से बनाता है, देख रहे हैं ना, यहीं पर बना रहा है, तो उसी बिंदु पर यह अवकलित नहीं होता है,
अब आप समझ गए होंगे कि आखिर x बराबर 1 पर ही क्यों अवकलित नहीं होता है, क्योंकि 1 पर ही भी शेप का ग्राफ बनता है और इसी बिंदु पर दो डायरेक्शन मिलते हैं, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, और एक बिंदु पर मेरे दोस्त एक ही डायरेक्शन संभव है। तो इसीलिए यह x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, लेकिन x बराबर 1 को छोड़कर, यानी इस 1 को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरा यह अवकलित है, लेकिन सिर्फ x बराबर 1 पर नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 पर दो डायरेक्शन संभव है और किसी भी एक बिंदु पर दो डायरेक्शन संभव नहीं होता है, तो इसीलिए यह अवकलित नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे ग्राफ से खींचकर ऐसे बनाकर x बराबर 1 और यह ग्राफ खींचकर और आप यहाँ लिख सकते हैं कि मोड x माइनस 1 का ग्राफ, ऐसे लिख सकते हैं कि मोड x माइनस 1 का ग्राफ भी शेप का बनता है और x बराबर 1 पर हमें दो डायरेक्शन प्राप्त होता है, जो कि यह वास्तविक रूप से संभव नहीं है। किसी एक बिंदु पर एक ही डायरेक्शन संभव होता है, लेकिन x बराबर 1 पर दो डायरेक्शन हमें मिल रहे हैं, इसलिए मोड x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। सिंपल, समझ गए आप? तो आप 9 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो आइए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है वह GIF में दिया गया है, ठीक है ना। 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह GIF में दिया गया है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दिया गया है, और बोला है कि यह x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ठीक है ना। और देखिए क्या है कंडीशन, इस x का कंडीशन बोला है कि 0 से बड़ा है x लेकिन 3 से छोटा है, यानी इस x का मान 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, और बोला है कि यह x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, हमें सिद्ध करना है। तो अब देखिए मेरे दोस्त, इसका कंसेप्ट आप फोकस कीजिएगा, इसका कंसेप्ट वहाँ पर मिस हो गया था, ठीक है ना। बाय मिस्टेक मुझे वहाँ पर याद नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन अब आप इसका कंसेप्ट यहाँ पर समझ जाइए। GIF, ठीक है ना, GIF का आपको पता करना होगा कि यह अवकलित है कि नहीं है, किस बिंदु पर है, किस बिंदु पर नहीं है, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट समझिए कि GIF हमेशा, ठीक है ना, क्या कहेंगे, दशमलव पूर्णांक के लिए अवकलित होता है, ठीक है ना। आप यही कॉन्सेप्ट हमेशा नोट कीजिएगा, ठीक है ना, कि जो हमारा GIF होता है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं, यह हमेशा दशमलव पूर्णांक फलन के लिए ही अवकलित होता है। यानी दशमलव पूर्णांक का कहने का मतलब है कि आप संख्या दशमलव में लीजिएगा तो वह हमेशा अवकलित मिलेगा, लेकिन जब भी आप नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या लेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, या माइनस में -1 -2 -3 ऐसे लेंगे, तो इस नंबर पर अवकलित नहीं होगा हमेशा, ठीक है ना, हमेशा नहीं होगा। आप मेरा बात को ज़रूर नोट कीजिएगा, ठीक है ना, आपको डिफेंस एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो यह बोला है कि x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, तो आपको तो यही कॉन्सेप्ट मिल गया कि सर बताए थे कि 1 2 3 4 5 -1 -2 इस पर अवकलित होता ही नहीं है,
और यह बोला है सिद्ध करने के लिए, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि चूँकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन दशमलव पूर्णांक के लिए ही हमेशा अवकलित फलन होता है, अवकलनीयता फंक्शन होता है। अतः x बराबर 1 और x बराबर 2 दशमलव पूर्णांक नंबर नहीं है, इसलिए वह इस नंबर पर अवकलित नहीं होगा। सिंपल कंसेप्ट है। तो समझ गए आप, यह हमेशा दशमलव पूर्णांक फलन के लिए ही अवकलित होगा और इस नंबर के लिए कभी भी अवकलित नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप 9 और आप 10 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और मैंने क्या अभी आपको समझाया। ठीक है ना। तो आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी आगे पढ़िएगा उसमें यह बहुत आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो इसी के साथ इसके अगले वीडियो में मिलेंगे।